हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस जो चैप्टर हमने चला रखे हैं उसका टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मतलब क्या हो गया इसका कि ये कोई वायर है। देखो टॉपिक पढ़ो, मैग्नेटिक फील्ड। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसके कारण? ड्यू टू फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब उसको मेजर कर सकते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। कोई फाइनाइट है ये वायर, इसमें करंट चल रहा है और हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मान लीजिए ये अपना पॉइंट हो गया P। इस P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस करंट के, इस वायर के कारण। इसमें करंट चल रहा है I। कितना करंट चल रहा है इसमें? I। अब इसका जो डिस्टेंस है इस वायर से इस P पॉइंट का वो है A। डिस्टेंस हो गया इसका A। अब इस पॉइंट को मैंने बीच में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि बीच में लेता तो एक पर्टिकुलर केस हो जाता, ये एक जनरल केस है। अब इसका जो डिस्टेंस हो गया वो A हो गया। मान लीजिए ये L लेंथ है इस वायर की। L लेंथ पे हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया इस वायर का, इसका नाम दे दिया हमने DL। अब इससे जो इसकी लेंथ है वो है R। कितनी लेंथ होगी इसकी? R। ठीक है। ये एक बात ध्यान रखना, जो ये वायर है ना, इस वायर के ये डिस्टेंस है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो हमेशा परपेंडिकुलर है। कितना होगा? हमेशा परपेंडिकुलर। अब बायो सेवर्ट्स लॉ हमने पढ़ा था, उसमें क्या था कि ये एंगल कितना था? ये एंगल थीटा था। ये एंगल थीटा था। अब ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। क्योंकि कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। अब ये एंगल हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना बच गया? 90 माइनस थीटा। ठीक है। अब बायो सेवर्ट्स के अनुसार कि हम छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, हम dB निकाल सकते हैं। dB किसके कारण निकाल सकते हैं? DL के कारण। लेकिन ये तो लेंथ, इस वायर की लेंथ कितनी है? L लेंथ है। पूरी लेंथ कितनी है? L। वैसे तो हमने L मानी है, मतलब DL नहीं है ना इस वायर की लेंथ। इस वायर की लेंथ ज्यादा है, हमने छोटा सा टुकड़ा लिया है। इस छोटे से टुकड़े के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? dB आएगी। स्मॉल एलिमेंट है तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो स्मॉल आएगी। हमें कितना है? हमें इस पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसका हम बाद में क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। देखो टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें किसके कारण? ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग वायर। इसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, कौन सा? P पॉइंट ले लिया। मैंने बीच में क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर बीच में लेता तो एक पर्टिकुलर केस हो जाता। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ होगा? देखो इस यहां तक हो सकता है, इस वायर में यहां तक, यहां पे। ठीक है। अब हमें मानना है इसके कारण ये एंगल हो गया, मान लीजिए φ1। कितना एंगल हो गया? φ1। ये एंगल हो गया, ये एंगल, ये वाला एंगल कितना हो गया? ये एंगल हो गया φ2। बात आ गई समझ में? जो ये पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को हमने कहां तक कवर किया? इस यहां तक, इस पॉइंट तक। तो यहां पे कितना एंगल बनाया इसने? φ1। और इसको नीचे तक अगर कवर करेंगे तो एंगल कितना बनेगा? φ2। बात आ गई समझ में? अब स्मॉल एलिमेंट के कारण, इस DL के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट्स लॉ वो कितना होगा? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 4 पाई I DL बाय में R²। अब एंगल यहां होता था साइन थीटा। साइन थीटा लेंगे क्या? एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा है। ये बात आप ध्यान रखना, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा ये अपना आ गया। अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट्स लॉ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 4 पाई I DL साइन 90 माइनस थीटा बाय में R²। ये स्केलर फॉर्म आ गई। अगर हम वेक्टर फॉर्म निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे? ये लगा देंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं आपको पता ही होगा। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय में इट्स मैग्नीट्यूड। आपने +1 के 4th चैप्टर में पढ़ा होगा कि कोई भी वेक्टर हम कैसे निकालें। मान लीजिए आर वेक्टर है तो हम इसको कैसे निकालेंगे? क्या बताएंगे कि इसका डायरेक्शन क्या है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन इनटू में इट्स मैग्नीट्यूड। तभी तो बोलते हैं वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अब हमने यहाँ क्या लगा दिया?
यूनिट वेक्टर लगा दिया। समझ में आ गया होगा? इसको नोट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद अब हम देखेंगे इसकी स्केलर फॉर्म में हम इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। देखते हैं। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सभी को पता होगा, कोस थीटा। तो क्या आ गए, म्यू नोट बाय में 4 पाई आई डी एल कोस ऑफ थीटा बाय में आर स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, कर नहीं सकते ना, क्योंकि कोस थीटा है, हमें क्या चाहिए, डी थीटा चाहिए। तो हमें यहाँ डी थीटा बढ़ाना पड़ेगा ना, वरना तो इंटीग्रेशन करेंगे डीबी 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 का तो क्या हो गया, बी हो गया। लेकिन कोस थीटा के साथ डी थीटा चाहिए हमें, लेकिन यहाँ क्या है, डी है यहाँ पे। और आर देखो, आर भी वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, देखो यहाँ पे आर, इसकी लेंथ यहाँ पे है इतनी है, इस पॉइंट पे इसकी लेंथ इतनी है, यहाँ करेंगे तो लेंथ वेरी हो रही है ना। मान लीजिए यहाँ पे लेंथ कम है, फिर बढ़ती जा रही है लेंथ, यहां जाएंगे तो वेरी कर रही है लेंथ, इसलिए हमें आर को भी चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आर को भी चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या होगा, इस ट्रायंगल में मेरे को आप ये बताइए कोस थीटा क्या होगा। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। कैसे करेंगे, बेस कितना है इसका, ए, बाय में आर। बात आ गई समझ में। तो ए की वैल्यू क्या, हमें किसकी वैल्यू निकालनी, कोस थीटा की ना, तो ए बाय आर। तो आर की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, ए बाय में कोस थीटा, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल में मेरे को टेन थीटा बताओ। टेन थीटा क्या होता है, पता होगा सभी को, परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें, एल, बाय में बेस ए, तो एल कितना हो गया, ए टेन थीटा। अब कई बच्चे पूछते हैं हमने टेन थीटा क्यों लिया, अभी बताऊंगा। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब यहां पे देखो, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, डी एल इज इक्वल टू ए सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। हमने टेन थीटा क्यों लिया, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि डी एल लेना है। अब हमारी आर की भी प्रॉब्लम खत्म होगी, क्योंकि आर की जगह हम क्या ले लेंगे, ए बाय कोस थीटा। देखो इस ये जो मैंने लिखा है डीबी इज इक्वल टू, इसमें म्यू नॉट बाय में 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। आई क्या है, करंट तो जितना जा रहा है वायर में उतना ही है। हमें चेंज किस किस को करना था, डीएल को, ठीक है, और आर स्क्वायर को। डीएल की जगह क्या ये वैल्यू आ जाएगी, और आर की जगह ये आ जाएगी। अब आर स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, तो आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बाय में कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि हमने इसको चेंज क्यों किया, क्योंकि डी डी कोस थीटा है तो हमें डी थीटा चाहिए। अगर यहाँ डी थीटा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब आर है, आर वेरी कर रहा है, इस पॉइंट पे इतना है। फिर हम जैसे जैसे जा रहे हैं, क्योंकि बायोसवेट्स ने क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ, लेकिन हमें तो पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, आर को चेंज करेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो, आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। हमने इस टॉपिक में कुछ नहीं करना था, हमने एक वायर लिया, इस वायर के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। बस ये ध्यान रखना है, जो वायर है, ये जो ए लेंथ लेंगे हम, हमेशा ये परपेंडिकुलर होगी इसके। बीच में मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर केस हो जाता, हमें एक जनरल केस पढ़ना है। अब इसको आप नोट करिए, फिर आप आगे करते हैं, ठीक है। अब इसको साफ कर लेता हूं। अब ये वैल्यू रखिए आप, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाय में 4 पाई, आई कांस्टेंट है, डीएल की जगह रखना हमें ए सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा और कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की जगह क्या रखना है, ए स्क्वायर बाय में कोस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमें रखनी है। हमने कुछ नहीं किया, इस डीबी में डीएल की जगह ये वैल्यू रख दी, आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दी, ठीक है। आ गया होगा सभी को समझ में। अब देखो क्या करना है,
ये cos स्क्वायर थीटा नीचे है, ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नोट बाय में 4 पाई आई ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय में ए स्क्वायर। अब ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया। अब आपको पता होगा सीकेंड थीटा क्या होता है, 1 बाय में cos थीटा, 1 बाय में cos थीटा है ना, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा है तो 1 बाय में cos स्क्वायर थीटा होता है ना, तो ये एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। समझ रहे हो ना। अब मैं मान इसकी जगह cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर की थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय में सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए से ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या बच गया हमारे पास बच गया dB इज इक्वल टू म्यू नोट बाय में 4 पाई आई, एक cos थीटा और था, सॉरी ये वाला रह गया था। ठीक है, अब क्या बच गया, आई cos थीटा डी थीटा बाय में ए। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, तो dB का करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल 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 प्लस सॉरी इसके किसके बराबर आ जाएंगे, पूरे मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। तो म्यू नोट बाय में 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, करंट है कांस्टेंट है, ए ये तो इतना ही रहेगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया cos थीटा इनटू में डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा का माइनस sin थीटा होता है, लेकिन इंटीग्रेशन cos थीटा क्या होता है, sin थीटा। लेकिन लिमिट कैसे रखें, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि हम लिमिट कैसे रखेंगे। देखो फिलहाल हम इस पॉइंट के ऊपर इस वायर तक अगर हम जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, फिर नीचे आएंगे तो भाई इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हमें इसको जोड़ना है, तो हम यहां से ऐसे जाएंगे ऊपर फिर नीचे आएंगे, तो क्या लिमिट होगा। देखो यहाँ एंगल कितना है, फिलहाल एंगल 0 है, देखो फिलहाल एंगल 0 है, लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा कितना एंगल हो जाएगा, φ1 हो जाएगा, और नीचे आऊंगा तो यहाँ से φ2 हो जाएगा, लेकिन एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमें एक प्लस लेना है और एक माइनस लेना है। देखो यहाँ पे एंगल कितना है, इसके हिसाब से 0 है ना, फिर हम ऊपर जा रहे हैं तो एंगल कितना हो गया, φ1, नीचे आएंगे तो φ2। ठीक है, अब एक ऊपर जा रहे हैं दूसरी तरफ नीचे आ रहे हैं, तो हमें अपोजिट लेना पड़ेगा, तो आप कैसे भी ले सकते हो, φ1 माइनस φ2। अब माइनस क्यों लिया, ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूज होता है इसमें। देखो माइनस क्यों लिया, क्योंकि एक बार तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और एक बार नीचे की तरफ। अब प्लस लेंगे तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं या फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसलिए हमने एक को माइनस लिया। आप φ1 को भी माइनस ले सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। अब लिमिट रख दियो यहाँ पे, इंटीग्रेशन b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय में a, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और हम लिमिट क्या रखेंगे, φ1 अपर लिमिट φ1 लोअर लिमिट माइनस φ2। अब इसको नोट करो, फिर इसमें हम वैल्यू रखते हैं। कर लिया नोट। अब देखो अब इसमें क्या करेंगे, हम लिमिट रख देंगे, क्या रख देंगे, लिमिट। तो b इज इक्वल टू म्यू नोट बाय में 4 पाई आई बाय में a, लिमिट रखेंगे तो साइन φ1 माइनस साइन माइनस φ2। अब ये बात आपको बताना चाहिए, अगर साइन के एंगल के अंदर माइनस है तो वो बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नोट बाय में 4 पाई आई बाय में a साइन φ1 प्लस में साइन φ2। तो ये आपका क्या आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। बात आ गई समझ में, हमने कुछ नहीं किया, एक बार फिर से देख लो कि एक वायर है जो कि स्ट्रेट है, फाइनाइट है, इसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमने बीच में न लेके हमने कोई जर्नल केस लिया, ये P पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब इस P पॉइंट से इस वायर का जो डिस्टेंस था वो कितना था, A था। अब हमने कोई भी छोटा सा एलिमेंट लिया, किसका एलिमेंट लिया, इस वायर का छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl। क्यों लिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ कि हमें छोटे छोटे dl के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। पूरे वायर के
कारण हम एकदम डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, हम डीएल के कारण निकालेंगे, वो आएगी डीबी, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तब हमारे पास पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ये डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। अब आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा। लेकिन अब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इसी के कारण आएगा, हमें पूरे वायर के लिए चाहिए। तो हमने ये ऊपर तक गए तो एंगल लिया φ1, नीचे तक आए तो हमने एंगल लिया φ2। फिर हमने क्या किया, जो हमारा वो आ गया था cos थीटा इंटू में dl। अब हमें को यहाँ d थीटा चाहिए था, इसलिए हमने dl की वैल्यू निकाली, इस ट्रायंगल के हिसाब से tan थीटा निकाला, और r भी वेरी कर रहा था, इसलिए हमने r की जगह वैल्यू आई थी हमारी a बाय cos थीटा, वो वैल्यू हमने dB में रख दी और उसका इंटीग्रेशन कर दिया। हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये बात आप नोट करिए। हो गया नोट। तो हमने निकाल लिया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, क्या चेंज आ गया, पहले स्ट्रेट वायर वो फाइनाइट वायर था, अब क्या आ गया इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट। अब हम जो यहां से जो ए था डिस्टेंस, ये पॉइंट पी था, अब हम ये सब कुछ सेम है, और बाकी ये एंगल 90 माइनस थीटा था, ये आर था, ये एंगल 90 था, ये थीटा था। अब हम जो हमने पहले एंगल लिया था φ1। अब आप मेरे को एक बात बताइए, ये अगर इस पॉइंट से हम इस वायर को मिलाएंगे तो कहां पे जाके मिलेगा, ऐसे मिल जाएगा। इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। अब ऐसे तो यहाँ जाके मिलेगा नहीं, तो कैसे मिलेगा, हमें बहुत ऊपर जाना पड़ेगा ना। तो कहां पे जाके ये जो हम लाइन यहां से लगाएंगे वो उस वायर के साथ मिल जाएगी, कितने एंगल पे, नॉर्मल सी बात है, कितने एंगल पे मिलेगी, 90 डिग्री के एंगल पे मिलेगी, क्योंकि ये पैरेलल हो जाएंगे ना। ये वायर इनफाइनाइट हो गया। अब पहले फाइनाइट था तो वो किसी एंगल φ1 मान लिया था हमने कि एंगल φ1 है। अब ये जो वायर है ये इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, तो कहां पे जाके मिलेगा, हम क्या मानेंगे कि ये तो भाई पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गया तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, और ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। जो हमने फाइनाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था वो कितना आया था अपना, म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय में ए इंटू में साइन φ1 प्लस में साइन φ2। एक बार फिर से देख लो आप, पहले हमने स्ट्रेट फाइनाइट वायर लिया था, तो वो यहाँ पे कहीं भी φ1 एंगल पे जाके इससे मीट कर रहा था। अब ये वायर कितना हो गया है, ये वायर हो गया इनफाइनाइट का हो गया है, तो हम जो यहाँ से लाइन लगाएंगे तो वो कहाँ जाके मिलेगा, वो इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा ना। तो कितना एंगल होगा उस टाइम, 90 डिग्री का एंगल होगा। और ऐसे ही नीचे की तरफ वो कितने एंगल पे मिलेगा, वो 90 डिग्री के एंगल पे मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम φ1 की जगह क्या रख देंगे 90 डिग्री, φ2 की जगह क्या रख देंगे 90 डिग्री, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा अपना dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय में ए साइन 90 प्लस में साइन 90। तो साइन 90 सभी को पता है क्या होता है 1, क्या होता है 1। तो म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय में ए 1 प्लस में 1। ठीक है, अब क्या करें, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 4 पाई इंटू में 2i बाय में a। अब आपको इस 2 के साथ इस 4 को काटना नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता है म्यू नॉट बाय में 4 पाई की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है
10 की पावर -7, इसलिए हम इसको ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। तो क्या आ जाएगा 2i में a। बात आ गई समझ में? दोबारा देख लो एक बार। पहले हमने एक फाइनाइट वायर लिया था जो एंगल बना रहा था फाई 1। अब ये वायर हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि ये इसकी लेंथ हम मेजर नहीं कर सकते। तो हम जो यहां से इस पॉइंट से उसको मिलाएंगे तो कितने एंगल पे जाके मिलेगा? ऐसे तो मिलेगा नहीं, ऐसे कहां पे जाके मिलेगा? वो 90 डिग्री जब ये एंगल होगा ना, दोनों पैरेलल हो जाएंगे आपस में, तो हम तो तभी मानेंगे ना कि तभी जाके मिलेंगे जब ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे तब जाके ये मिलेगा। ऐसे ही नीचे की तरफ। तो हमें कुछ नहीं करना, फाई 1 की जगह हम क्या रख देंगे 90 डिग्री, फाई 2 की जगह 90 डिग्री। तो साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 1 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 1 2। अब इसको इसके साथ काटना नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए हमें इसको ऐसा का ऐसा रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? dB = μ0 में 4 पाई 2I में a। इस बात को नोट करो। थोड़ी मिस्टेक होगी यहाँ पे, देखो dB नहीं, हमने b निकाला था। क्या निकाला था? b। ये b आएगा क्योंकि हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया था। तो ये b किसके कारण आएगा? इनफाइनाइट के कारण आएगा। ठीक है, b इनफाइनाइट के कारण, क्योंकि dB तो उस छोटे से लेंथ के कारण हुआ था ना, dl के कारण, स्मॉल एलिमेंट के कारण। फिर हमने उसका इंटीग्रेशन कर दिया था, तभी तो cos की जगह साइन आया था। अब ये b इनफाइनाइट के कारण आया, dB नहीं आएगा, यहाँ b आएगा। अब इस बात में आप अपने को सिर्फ यही बात ध्यान रखनी कि ये एंगल 90 क्यों आया है। ये एंगल 90 क्यों आया है? क्योंकि पहले ऐसे था, इस पॉइंट से मान लीजिए वो ऐसे जब मीट कर रहे थे तो एंगल फाई 1 मान लिया था हमने। अब ये जो है इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया तो कहाँ पे, देखो कहाँ पे जाके मिलेगा? ऐसे भी नहीं मिलेगा। तो ये पूरा जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तभी हम मानेंगे कि इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगे। इनफाइनाइट वायर है, इसका मतलब क्या हो गया? हम ये मानेंगे कि इस पॉइंट से अगर हम कोई लाइन लगाएंगे तो वो कहां पे जाके मिलेगा? वो इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। इनफाइनाइट पे जाके कब मिलेगा? जब ये दोनों क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे, तभी एंगल 90 डिग्री का है। ऐसे ही नीचे की तरफ एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर के कारण आ गया। इस बात को आप नोट करिए। ये बात ध्यान रखिए, dB नहीं b आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया था, हमने इसमें सिर्फ वैल्यू पुट किया है। क्यों? क्योंकि हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना था वो हमने स्ट्रेट जो फाइनाइट वायर था उसी के कारण निकाल लिया था। उसके बाद तो साइन फाई 1 की वैल्यू और फाई 2 की वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट की है। एग्जाम में आए तो भी आपको ऐसे ही करना है, नोट करिए इसको। तो ये इनफाइनाइट के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अब हम बात करते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया था इस चैप्टर में हैंड रूल, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे आगे आप देखिए, बहुत ये +2 का मुश्किल चैप्टर माना जाता है सभी से, और चैप्टर के कंपेयर में करें। अब हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट। यहां पे क्या आ जाएगा? सेमी इनफाइनाइट। सेमी का मतलब क्या हो गया? अगर आप देसी भाषा में हम देखें तो सेमी का मतलब होता है आधा। भाई आधा इनफाइनाइट है, मीनिंग क्या हो गया इसका? मान लीजिए ये जा रहा है इनफाइनाइट, हमने वो पॉइंट लिया था P पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे वो क्या है? इनफाइनाइट है। तो जो ये एंगल, अब ये इनफाइनाइट है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ये है ही नहीं, लेकिन ऊपर की तरफ ये इनफाइनाइट है। तो जो अपना फाई 1 एंगल होगा वो कितना होगा? बताइए। अब जब ये मिलेगा कहां पे जाके मिलेगा? इनफाइनाइट वायर है तो ये कहां पे जाके मिलेगा? ये पैरेलल जाएंगे तभी इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगे ना। तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो फाई 1 कितना हो गया? 90 डिग्री। और फाई 2 अब ये यही है, तो एंगल यहाँ फाई 2 कितना है? 0। हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी वो क्या थी? μ0 में 4 पाई I में a साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो अपने को क्या रिजल्ट मिलेगा? b = μ0 में 4 पाई I में a साइन फाई 1 की जगह 90
प्लस में साइन फाइव टू की जगह 0, साइन 0 0, साइन 90 1। तो क्या आ गया, b इज इक्वल टू म्यू नोट बाय में 4 पाई आई बाय में a इंटू में 1 प्लस 0। तो अपने को क्या रिजल्ट मिल जाएगा, म्यू नोट बाय में 4 पाई आई बाय में a। ये किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। सेमी इनफाइनाइट मतलब हमने जो जहां पे भी ये पॉइंट लिया है इससे ऊपर की तरफ इनफाइनाइट, नीचे की तरफ ये वायर है नहीं। आप ये भी मान सकते हो नीचे की तरफ इनफाइनाइट, ऊपर की तरफ है नहीं। मतलब एक तो एंगल आएगा अपना 0, दूसरा आएगा 90। 90 क्यों आएगा, अभी एक बार और बताता हूं आपको कि ये एंगल हमने 90 क्यों लिया। आप इसको नोट करिए। आप देखिए 90 एंगल के लिए एक बार और बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, रट्टा नहीं मारना है भाई। सेमी इनफाइनाइट की अगर हम बात करें तो मान लीजिए इनफाइनाइट, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे तो मिल नहीं रहा क्योंकि ये वायर कहाँ है, इनफाइनाइट। तो ये देखिए ये एंगल बढ़ता जा रहा है ना, एंगल बढ़ता जा रहा है। कहाँ पे जाके मिलेगा, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। तो हम इस को कैसे लेंगे, हम दोनों को जब पैरेलल करेंगे तभी हम मानेंगे ना कि ये दोनों लाइन कहाँ पे जाके मिलेगी, इनफाइनाइट पे। पैरेलल लेंगे तो इसके साथ ये एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। 90 डिग्री का एंगल बनाया इसलिए हमने एक 90 लिया। सेमी इनफाइनाइट मतलब, सेमी मतलब आधा। अगर आप देसी भाषा में इसकी बात करें तो सेमी मतलब आधा। तो साइन 90 प्लस साइन 0, अब साइन 90 1 होता है, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि ये देखिए हमने कोई भी ये वायर लिया था शुरू, इसके कारण किसी भी जनरल पॉइंट ले लिया हमने P, बीच में नहीं लिया क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कंडीशन हो जाती है। और ये डिस्टेंस A लिया, इसके कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ कि हमें कोई ना कोई इसका स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमने शुरू में जो वैल्यू निकाली थी dB इज इक्वल टू म्यू नोट बाय में 4 पाई आई साइन 90 माइनस थीटा dl बाय में r स्क्वायर। जो ये मैग्नेटिक फील्ड आई थी ना बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड आई थी इस स्मॉल एलिमेंट के कारण, dl के कारण। फिर हमने उसको इंटीग्रेशन कर दिया था। r तो जो था ये वेरी कर रहा था, इसलिए हमने एक एंगल मान लिया φ1, दूसरा एंगल मान लिया हमने φ2, ठीक है। ये एंगल हो गया था φ2, ये एंगल था अपना थीटा। तो हमने फिर इसको इंटीग्रेशन कर दिया, फिर इसकी लिमिट रख दी φ1 से φ2। अब आपको इस चैप्टर में लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और न्यूमेरिकल भी करके देखिए। फिर अगर कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्व जरूर करूँगा, उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा जरूर, ठीक है। हम मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।